सामान्य ज्ञान के तीसरे भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आप सभी देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल TNERC। तो आइए शुरू करते हैं आज सामान्य ज्ञान का भाग 3, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 51 से लेकर 75 तक जानेंगे, जो कि 25 प्रश्नों की एक बहुत ही शानदार श्रृंखला होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर है इपिग्राफी। जी हाँ, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 है, गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही उत्तर है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। सही उत्तर है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आहत सिक्के या कसारपन। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या कसारपन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। सही उत्तर है शिकार। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है, आग तथा पहिए का आविष्कार कब हुआ? सही उत्तर है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, जबकि पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, जबकि पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रश्न संख्या 56, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? सही उत्तर है कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? प्रश्न संख्या 57 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सही उत्तर है तांबा धातु का। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा औजार बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा औजार बनाया? सही उत्तर है कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? सही उत्तर है गेहूँ तथा जौ, जिसमें गेहूँ सबसे पहली फसल थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? सही उत्तर है मेहरगढ़ से। जी हाँ, मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कृषि का उदाहरण प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 61, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की? सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सही उत्तर है रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। एक बार फिर से, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। प्रश्न संख्या 63, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सही उत्तर है प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में। एक बार फिर से उत्तर मैं दोहरा देना चाहता हूँ, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सही उत्तर है प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युग ब्रॉन्ज एज में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सही उत्तर है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात, मोहनजोदड़ो सिंधी में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है? तो सही उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है बृहत स्नानागार,
उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा ऊंचाई 2.43 मीटर है। एक बार फिर से, जो मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार प्राप्त हुई है उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा ऊंचाई 2.43 मीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। सिंधु सभ्यता की चौहद्दी क्या है? सिंधु सभ्यता की चौहद्दी क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर में मांदा, पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दाइमाबाद तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर। सिंधु सभ्यता की चौहद्दी इस प्रकार है, उत्तर में मांदा, पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर। इसको आसानी से याद करने के लिए सिंधु सभ्यता की चौहद्दी को एक ट्रिक याद किया जा सकता है, मैड्स, MADS। मैड्स जो है ये सिंधु सभ्यता की चौहद्दी आसानी से बता देता है। उत्तर में M से मादा, पूर्व में A से आलमगीरपुर, दक्षिण में D से दाइमाबाद और पश्चिम में S से सुतका गेंडोर। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68। सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाह कौन कौन थे? सही उत्तर है लोथल एवं सुतकोतदा। सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा थे। प्रश्न संख्या 69। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही उत्तर है कालीबंगन से। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है लोथल एवं कालीबंगन से। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 71। 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। नोट, याद रखने वाली बात है, पशुपतिनाथ के मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है पशुपतिनाथ के मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से जानवर विद्यमान हैं, तो याद रखिएगा लोग, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? सही उत्तर है एक श्रृंगी पशु का। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रश्न संख्या 73 है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 है। मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है लोथल एवं चनहुदरो में। लोथल एवं चनहुदरो से मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 है, जो आज का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सही उत्तर है भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो थी भाव चित्रात्मक। तो आज के इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला के तीसरे भाग को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इन 25 प्रश्नों के श्रृंखला को प्रतिदिन अच्छे ढंग से रिवाइज करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। और किसी भी तरह की अगर समस्या होगी तो आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं। मैं अपने समय के अनुसार उस समस्या को सुलझाने का कोशिश करूँगा। तो इसी तरह के प्रश्नों को जानने के लिए बने रहिए TNERC के साथ, और अगले कड़ी में हम लोग फिर से जानेंगे प्रश्न संख्या 76 से लेकर प्रश्न संख्या 100 तक। तो अगले सीरीज़ में एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।